मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की सत्ता को स्थापित करने वाले शिखर कवि हैं। पद्मावत में जनता में प्रचलित लोकप्रिय आख्यान और इतिहास की सच्चाइयों को एक साथ कविता के ताने बाने में बुनते हुए सूफी कवि जायसी ने प्रेम की उस अलौकिक सत्ता का निरूपण किया है जहां मध्यकालीनता, देहवाद और हर तरह के अवसरवाद से ऊपर उठकर मानव आत्मा की मुक्ति का निदर्शन किया जा सकता है। प्रेम की सत्ता कितनी व्यापक है कि उसके सामने सामंती सत्ता, रजवाड़े और सत्ता तंत्र के ऐश्वर्य फीके पड़ जाते हैं और निर्मल प्रेम का ताना बाना, प्रेम की सत्ता हिंस साम्राज्य में सब पे भारी पड़ जाती है। जायसी पद्मावत में लिखते हैं, मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नहीं त कह छार इक मूठी। मनुष्य प्रेम के वशीभूत होकर बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा यह संसार, यह दुनिया एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सब कुछ है और जिसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वह सत्ता, वह साम्राज्य प्रेम के संसार में, प्रेम की दुनिया में अपने अस्तित्व को कहीं नहीं पाता। उसके लिए अस्तित्व एक मुट्ठी राख के बराबर हो जाती है और वहीं साधक के रूप में रत्नसेन पारस रूपा पद्मावती प्रेम स्वरूपा पद्मावती का अवगाहन करता है, उसे प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ जिसके पास सत्ता है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद उसके हाथ युद्ध के बाद अंत में जली हुई राख के बीच एक मुट्ठी राख हाथ लगती है। सूफी कवि जायसी अंततः ये सिद्ध करते हैं कि इस संसार को केवल और केवल प्रेम के तत्व के द्वारा ही समझा जा सकता है। और दो दुनिया है, एक हमारी वह वास्तविक दुनिया जो सांसारिक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, और इस सांसारिक दुनिया से आत्म तत्व को समझने के लिए, परमात्म तत्व को समझने के लिए हमें प्रेम के मार्ग का चयन करना होता है और उस मार्ग पर चलते हुए अंततः ईश्वर की अनुभूति
को प्राप्त करते हैं। आइए मानसरोवर के इस खंड में जायसी के एक पद को देखते हैं। एक दिवस पुण्योतिथि आई, एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करन रस बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सु बकवारी बकचन भांति, कोई सु मौल श्री पुह पावती, कोई जाही जुही सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नाग नागेसर, कोई कूंजा सद वर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस केली, चली सबे मालती संग फूली, कमल कुमोद वेद रहे गन गंधर्व, बास परम दामोद, बास परम दामोद। कवि जायसी यहां उस स्थिति का वर्णन करते हैं जब जायसी की नायिका पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जाती है और उस समय के मानसरोवर का जो दृश्य, जो बिंब उभर कर आता है, उस बिंब को कवि यहां प्रस्तुत कर रहा है। एक दिवस पुण्योतिथि आई, पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह से खिला होता है, उस दिन पूर्णिमा की तिथि को पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने आई और पूर्णिमा के चांद के खिलने की बेला में पद्मावती का अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में उतरना, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानसरोवर में पद्मावती के साथ तरह तरह के फूल खिल उठे हों। सभी सखियां एक एक फूल का प्रतीकवत होकर आई हैं और स्वयं पद्मावती भी एक पुष्प की तरह सरोवर में खिलते हुए स्नान कर रही है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवाड़ी सबे चली आई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मावती के बुलाने पर जिस तरह से सखियां मानसरोवर में स्नान करने हेतु आती हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी फुलवारी, फूलों का एक बगीचा मानसरोवर में उतर गया है, जिसमें किस्म किस्म के फूल खिले हों। कोई चंपा, मानो कोई चंपा हो, कोई कुंद सहेली, कोई चंपा है, कोई कुंद सहेली है, कोई सुकेत, कोई केतकी है। तरह तरह के फूल, जैसा जैसा रूप गुण सौंदर्य है सखियों का, उस रूप गुण सौंदर्य के अनुसार फूल की तरह मानो सखियां जल में खिल रही हैं, हिलोरे ले रही हैं। कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई सु बकवार बकुचन भांति, कोई चमेली की तरह है, कोई चंपा की तरह है, कोई गुलाब की तरह खिली हुई है, अलग अलग। कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई केसर के फूल की तरह खिली हुई है, कोई सिंगार हार नागेसर। तरह तरह के पुष्प की जितनी भी प्रजातियां हो सकती हैं, सौंदर्य के जितने भी रूप विधान हो सकते हैं, उन सब रूप विधानों को केंद्र में रखते हुए जायसी की सखियां, जायसी की नायिका पद्मावती की सखियां सहेलियां
मानसरोवर में उतरी हैं और मानसरोवर में उतरने के बाद जिस तरह से मानसरोवर चांद को, पूर्णिमा को देखकर ऊपर की ओर हिलोरे लेता है, खिलता है, ठीक वैसे ही मानसरोवर में तरह तरह के किस्म किस्म के फूल खिलते हुए प्रतीत होते हैं। कोई पूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सरस रस बेली, चली सबे मालती संग फूली। कहीं मालती प्रतीत हो रही है, कहीं चमेली प्रतीत हो रही है, कहीं नाग केसर प्रतीत हो रहा है, कहीं पर गेंदा के फूल प्रतीत हो रहे हैं। मानो सारे फूल आकर मानसरोवर में पद्मावती के साथ खिलने के लिए आतुर हो उठे हों। और इसका परिणाम क्या होता है? जब फूल खिलते हैं तो तरह तरह की सुगंध सामने आती है। बेबी रहे गण गंधर्व, मानसरोवर से निकलने वाली पुष्पों की गंध, सुगंध मानो पूरे आकाश को बेधने के लिए चल पड़ी हो। बेबी रहे गण गंधर्व, बास परम दामोद। मतलब पूरा का पूरा परिवेश, वातावरण, मानसरोवर, जायसी की नायिका पद्मावती और उसकी सहेलियों, सखियों की किल्लोल से, हंसी से, खेलने कूदने से, जल में जल किल्लोल करने से सुगंधित एक वातावरण बन गया है। और ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा लगता है कि मानसरोवर में जायसी के, पद्मावती और उसकी सखियों की हिल्लोल से, किल्लोल से एक रसगंध पूरे परिवेश में आ गया है। और उस रसगंध से, उस सौंदर्य से पूरा धरती से लेकर आकाश तक सौंदर्य की बेधकता, तीव्रता देखने को मिलती है। एक दिवस पुण्योतिथि आई। कवि कह रहा है कि एक दिन, पूर्णिमा की तिथि के दिन, पद्मावती की के नायिका जायसी अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में जब नहाने आती है, स्नान करने आती है, तो उस समय का दृश्य मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानसरोवर में पृथ्वी पर खिलने वाले सारे पुष्पों को एक साथ मानसरोवर में रख दिया गया हो और वो मानसरोवर में खिल रहे हों और उनके खिलने से धरती से लेकर आकाश तक एक सुगंधित वातावरण, एक सुगंधित परिवेश निर्मित हो गया हो और यह सुगंध पूरे आकाश को बेधने के लिए पर्याप्त है। यानी कि सौंदर्य की मारकता, तीव्रता इतनी तीक्ष्ण है कि मानो आकाश को ही बेध कर रख देगी, ऐसा जायसी कहते हैं।